नमस्कार, खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। शाम 7 बजे की बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे। कल उत्तर प्रदेश का बजट आने वाला है, उससे पहले आज विधानसभा में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच महाकुंभ पर सियासत भी जोरों से चल रही है। ममता बनर्जी के बयान का विपक्ष समर्थन कर रहा है तो बीजेपी और साधु संत हमलावर हैं। महाकुंभ जाने के लिए बस और रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ है। रामलला को रिकॉर्ड चढ़ावा मिला है। शहर शहर सड़क हादसों से कई परिवार में कोहराम मच गया तो गाजियाबाद में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। मुजफ्फरनगर में शादी के दिन हार्ट अटैक से दुल्हन की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक, दोनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बैठक। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में विधायक दल की बैठक। कुछ ही पल में नए सीएम का नाम का ऐलान होने वाला है। थोड़ी देर में सीएम चेहरे पर खत्म होगा सस्पेंस। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। दोनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बैठक हो रही है। कुछ ही पल में नए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, दोनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बैठक हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और सीधे रुक करते हैं। पवन गौड़ का हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली बीजेपी ऑफिस से। पवन, बताइए क्या अपडेट है, कब तक औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा? देखिए, दोनों विधायक पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ जो हैं वो बीजेपी दिल्ली दफ्तर पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ लगभग सभी जो विधायक हैं जीते हुए 48 वो यहां बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। और बस अब से चंद मिनटों के अंदर बीजेपी दफ्तर के अंदर बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक में फिर जो होगा वो केंद्रीय पर्यवेक्षक एक नाम का प्रस्ताव रखेंगे और प्रस्ताव में जो तमाम जो विधायक हैं वहां उस नाम को स्वीकार किया जाएगा और उस नाम को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। यानी कि अगले आधे घंटे के अंदर में ही दिल्ली को अपना अगला मुख्यमंत्री मिल जाएगा। यानी कि दिल्ली नाम स्पष्ट हो जाएगा कि अगला दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। कई सारे नामों पर लगातार कयास चल रहे हैं। आप लगातार मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रवेश वर्मा जो नई दिल्ली से जो विधायक बने हैं, अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया है, वो यहां पहुंचे हैं। लगातार आप भीड़ का माहौल आप देख रहे हैं। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए हैं। बस इंतजार सबको यही है कि वो नाम कौन सा होगा। तमाम तरह के नामों पर कयास लगाए जा रहे थे, चाहे प्रवेश वर्मा की बात करें, रेखा गुप्ता की बात करें, आशीष सूद की बात करें या फिर बात करें राजकुमार भाटिया की। तमाम नामों पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नाम दोपहर को घोषणा हुई, पहले सुबह पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, उसमें अगर बात करें तो रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा या फिर राजकुमार भाटिया, ऐसे कई सारे नाम हैं जिनको लेकर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में चर्चा हुई है। लेकिन आखिर जो फाइनल नाम कौन होगा उसका ऐलान जो है अब से थोड़ी देर के अंदर जब बीजेपी दफ्तर के अंदर बैठक शुरू हो जाएगी उसमें किया जाएगा। लेकिन जो है लगातार सस्पेंस बरकरार है। जैसे कि बीजेपी की रीति और नीति रही है, आप जानते लगातार पिछले चुनावों 2014 के बाद से ही लगातार बहुत ज्यादा सस्पेंस बना रहता है नामों को लेकर। आखिरी दौर तक भी नाम स्पष्ट नहीं होते और फिर जब आखिर में जब जाके एक नाम की जो सबके सामने आता है, बहुत चौंकाने वाला नाम सामने आता है। ऐसे में चाहे वो राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर बात करें उत्तराखंड की बात करें, चाहे किसी भी चुनाव को आप देखेंगे तो एक चौंकाने वाला नाम सामने निकल के आता है। इस बार भी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इस बार भी कोई नाम चौंकाने वाला हो सकता है। उसके साथ साथ किस तरह के मंत्रिमंडल का एक स्वरूप होगा उसको लेकर भी आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में चर्चा हुई। तो ये कई सारे नामों पर लगातार चर्चा जारी है। अब से थोड़ी देर के अंदर जो है जो बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी उसमें दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं और एक नाम को उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा और प्रस्ताव का अनुमोदन जो है वो विधायकों से कराया जाएगा और उसके बाद में उस नाम को जो है विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। जिस तरीके से चर्चाएं इस तरह की भी हैं कि किसी महिला चेहरे पर भी भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है, ऐसे में क्या महिला चेहरे के नामों पर भी चर्चा हो रही है? देखिए, जाहिर तौर पर सभी तरह के विकल्पों पर बीजेपी ने चर्चा की। चाहे वो महिला चेहरे की बात करें, उसमें रेखा गुप्ता सबसे प्रबल नाम माना जा रहा है चूंकि महिला है और उसके साथ साथ गुप्ता जो कि वैश्य समुदाय से आती है, वैश्य वर्ग से आती हैं। अरविंद केजरीवाल भी वैश्य वर्ग से आते थे, तो ऐसे में उनका नाम भी प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। प्रवेश वर्मा एक पहले पूर्व सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जाट नेता हैं
इस बार अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हराया है, बहुत बड़ी इसको उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, तो उनका नाम भी प्रबल दावेदारी की लिस्ट में है। विजेंद्र गुप्ता बहुत सीनियर जो दिल्ली बीजेपी के नेता हैं, कई बार के विधायक हैं, तो उनका नाम भी जोड़ा जा रहा है। उनके साथ साथ बात करें, राजकुमार भाटिया पंजाबी वैश्य समुदाय से आते हैं, तो उनका नाम भी देखा जा रहा है। आशीष सूद पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कई सारी चीजों को लेकर चर्चा लगातार जारी है। उस सब आशीष सूद का भी एक नाम बहुत प्रबल है, क्योंकि वो संगठन के वरिष्ठ नेता हैं और माना जाता है केंद्रीय नेतृत्व के करीबी उनको भी माना जाता है। और ऐसे में पंजाबी समुदाय से भी आते हैं, तो ऐसे में और 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जहां पंजाबी समुदाय का अच्छा खासा होल्ड है और चुनाव में कहीं ना कहीं उनका एक वर्चस्व रहता है। तो ऐसे में कई सारे नाम, कई सारे समीकरण को लेकर पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा हुई और उसके बाद में एक नाम को तय कर लिया गया। अब से थोड़ी देर के अंदर केंद्रीय पर्यवेक्षक जो हैं वो उस नाम की घोषणा यहां करेंगे और उस नाम को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो नाम है वो चर्चा में चल रहे हैं, कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी और कितनी देर में चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी? देखिए, मुश्किल से अब बस ये तमाम लगभग जो विधायक हैं वो बैठक के अंदर पहुंच चुके हैं। बस विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है और शुरू होने के अंदर ही उसके बाद में तकरीबन आधे घंटे के अंदर जो है वो जो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसके नाम का ऐलान हो जाएगा। यानी कि बस दिल्ली के समेत पूरे देश की निगाह जो दिल्ली में इस समय लगी हुई है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उसका जो आप नजर बना के रखिए। आगे भी हम आप दिल्ली में इस बार भाजपा की सरकार आई और भाजपा की सरकार आई और दिल्ली वालों ने जो इतना मैंडेट दिया उसमें हम लोग काम करेंगे और दिल्ली में अच्छी होती है तो वो तो कोई भी जिसको तय करेंगे, जिसको विधायक दल का नहीं कुछ नहीं, आइए आराम से। तो यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक, दोनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में आज की ये बैठक है और थोड़ी देर में नाम साफ हो जाएगा। जैसा कि जानकारी मिल रही है, कई नाम लगातार चर्चा में हैं, जो स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक, महाकुंभ में स्नान का नया रिकॉर्ड बनाया। आज भी 1 करोड़ से ज्यादा स्नान हुआ है। अब तक 57 करोड़ से ज्यादा स्नान हो चुका है। श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, महाकुंभ में स्नान का रिकॉर्ड बन रहा है लगातार। आज भी 1 करोड़ से ज्यादा स्नान हुआ है। अब तक 57 करोड़ से ज्यादा स्नान हो चुका है। महाकुंभ में स्नान का नया रिकॉर्ड यहां पर सामने आया है। और सीधे रुक करते हैं सर्वेश का। सर्वेश, लगातार रिकॉर्ड बनता जा रहा है और जाहिर तौर पर सरकार ने जो आंकड़ा दिया था उससे कहीं ज्यादा इस बार एक नया कीर्तिमान बन चुका है। किस तरीके की व्यवस्थाएं ग्राउंड जीरो पर आप देख रहे हैं? देखिए अनुपम, निश्चित तौर पर महाकुंभ में जनसमुद्र उमड़ पड़ा है और 38वां दिन है और आज लगातार 5वें दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने शाम 5 बजे तक आस्था की डुबकी लगाई और अब लगभग 57 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और सरकार ने इसको लेकर दिव्य और भव्य व्यवस्था की थी। सरकार का अनुमान था कि 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन यह आंकड़ा काफी पहले ही पार हो चुका है और अभी 7 दिन का समय है। माना जा रहा है कि 65 करोड़ से ज्यादा संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे। व्यवस्थाओं की लोग तारीफ करें। हमारे साथ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह भी हैं और तमाम अन्य लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ये बताइए, किसके पहले भी कुंभ हुए, महाकुंभ हुए, लेकिन इस बार क्या ऐसा कुछ रहा कि इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कौन सी ऐसी शक्ति है जो लोगों को यहाँ तक खींच ला रही है? इससे पहले बाबर और औरंगजेब के नीतियों के संरक्षक सत्ता में स्थापित थे और इस बार सत्य सनातन की जय बोलने वाले सत्ता के केंद्र में हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी के कुशल मार्गदर्शन और सफल नेतृत्व में दिव्य अद्भुत महाकुंभ का आयोजन हुआ है। पूरी दुनिया के सनातनियों का आगमन हो रहा है। आप 65 करोड़ का अनुमान कर रहे हैं। भारत का बच्चा बच्चा सोच रहा है कि ये आंकड़ा 100 करोड़ पार कर जाएगा। अच्छा, ये बताइए क्या वजह है श्रद्धालु ज्यादा आ रहे हैं? 144 वर्ष का जो कहा जा रहा था उसके पुण्य के चक्कर में या कोई और वजह है? दिव्यता, पूर्णता, संपूर्णता, उत्तम व्यवस्था, सुगमता, अद्भुत इंतजाम है सरकार का और जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। लेकिन इन आंकड़ों पर सर्वेश, हम आएंगे आपके पास, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। मेला स्पेशल ट्रेन से श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ जा रहे हैं और आ रहे हैं। प्रयागराज में पैदल चलने के सवाल पर श्रद्धालुओं ने कहा कि गंगा मैया में स्नान करना है तो इसके लिए पैदल चलना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। एक स्पेशल ट्रेन जैसे ही यहाँ पे लगी तुरंत वो फुल हो गई
और यहाँ पे यात्रियों को बैठाने के लिए आरपीएफ के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और एक एक कर यात्रियों को ट्रेन में बैठाया जा रहा है। ये ट्रेन प्रयागराज जाएगी और वहाँ पे ये जो श्रद्धालु हैं स्नान करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? बेतिया से। बेतिया से। तो अब नहाने जाना है? जी हैं? जी। अभी कोई दिक्कत नहीं हुई ना। है? कहाँ से आप? बेतिया से हैं। बेतिया से आए हुए हैं? जी। कितने देर इंतजार करना पड़ा ट्रेन? 2 घंटा। 2 घंटा बैठने की जगह मिल गई? हाँ, मिले जगह मिलने के लिए आराम से होगा भैया। वहाँ तो कह रहे हैं बहुत भीड़ है प्रयागराज में। अब भीड़ वाला देखना जाए, समस्या होगा तो क्या देखेंगे। जाना है तो नहाना है। हाँ, नहाना है। श्रद्धा है। हाँ, श्रद्धा है। अम्मा कहाँ से आ रही हैं? बगहा से। बगहा से। हाँ। तो इंतजार करना पड़ा बहुत देर तक ट्रेन का कि मिल गया? नहीं, मिल गया। मिल गया। मिल गया। बैठने की जगह भी मिल गई। हाँ, तो लोग कह रहे प्रयागराज में बहुत भीड़ है। अब जाने पे ना पता चलेगा कि भीड़ है कि क्या है। मतलब कोई परेशानी नहीं है नहाना है नहाना है। हाँ, नहाना है, आना है, बस क्या करना है उसमें। कल योगी सरकार बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। इस बार 8.5 लाख करोड़ का बजट होने का अनुमान है। बजट पेश होने से पहले सुबह 9:30 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। 8.5 लाख करोड़ का बजट होने का अनुमान। सीएम योगी ने आज विधानसभा में बोलते समय महाकुंभ 2013 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुंभ 2013 को लेकर 2014 में कैग की रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि साल 2013 के कुंभ में 1141 करोड़ 63 लाख केंद्र सरकार के खर्च हुए और वहीं मात्र 10 करोड़ 57 लाख राज्य सरकार ने खर्च किए थे, यानी पैसा ही नहीं दिया आयोजन के लिए। 2014 में जो कैग की रिपोर्ट आई थी 2013 के कुंभ की, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। रिपोर्ट में बताया गया कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए फंड से भी पूरा मेला संपन्न कर दिया, जबकि अखिलेश सरकार को आयोजन पर 70% धनराशि खर्च करनी थी। अपने स्तर पर भी उनको खर्च करनी थी, अपना पैसा नहीं खर्च किया। 13 के कुंभ में इन्हें 1141 करोड़ 63 लाख रुपए केंद्र सरकार के खर्च हुए और वहीं मात्र 10 करोड़ 57 लाख रुपए राज्य सरकार ने खर्च किए, यानी पैसा ही नहीं दिया, आयोजन के लिए पैसा ही नहीं दिया। हमें ये सब बुरा नहीं लगता, इसलिए नहीं क्योंकि हम जानते हैं आपकी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता, उसका कोई उपचार नहीं, वो अपने आप ही टूटता रहेगा। और इसलिए इस महान आयोजन को करने का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हो। और मेरा यह मानना है कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, याद रखना, उपहास से, विरोध से और अंततः स्वीकृति से। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि महाकुंभ में मौतों का आंकड़ा सरकार नहीं दे रही है। हमारी भी सरकार में कुंभ के आयोजन हुए हैं, कोई भी समस्या नहीं थी। साल तक ये कलंक रहेगा। ये महाकुंभ कोई नया नहीं, बहुत पहले से है और होता रहेगा। हमारी भी सरकार थी, माननीय नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री थे, उनके साथ हम मंत्री भी थे। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और शानदार महाकुंभ का आयोजन हुआ था और जिसकी तारीफ दुनिया के लोगों ने किया। और आज योगी बाबा के जब राज्य में ये महाकुंभ जिसका बड़ा प्रचार प्रसार किया है, न जाने कितने करोड़ रुपए का, और इतनी मौतें हुई हैं कि बाबा उसका हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं। महाकुंभ पर ममता बनर्जी के विवादित बयान पर घमासान मचा हुआ है, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो सही है। उन्होंने सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए। ये ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है
और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। कि मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, ये आस्था और व्यवस्था को नहीं समन्वय कर पाए हैं, तो इसलिए ये सब बातें हो रही हैं। आस्था और व्यवस्था का समन्वय नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से सब बातें हो रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के महाकुंभ पर दिए विवादित बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने बयान को करोड़ों हिंदुओं का अपमान बताया और उन्होंने कहा कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना टीएमसी के अंत का संदेश है। देखिए, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे ममता बनर्जी जी हों, या दोनों लोगों को महाकुंभ के सफल आयोजन से चिढ़ हो रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण हो, मुस्लिमों से जुड़ा हुआ अन्य कोई कार्य हो, केवल वही इनको पसंद आता है। और महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना, यह भारतीय संस्कृति को मानने वाले करोड़ों करोड़ हिंदुओं का अपमान है और इस अपमान का जवाब भी उनको मिलेगा। लेकिन वो तत्काल, चाहे वो ममता बनर्जी जी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, महाकुंभ पर बार बार सवाल उठाने के लिए तहत केवल मुस्लिमों को खुश करने के लिए सनातन धर्म पर अनाप शनाप बयानबाजी विपक्षी नेता कर रहे हैं। समय आने पर जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी और पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सर, सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं गंगा में जो है बैक्टीरिया बढ़ गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों या विपक्षी दल हों, केवल अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिमों को खुश करने के लिए वोट की पॉलिटिक्स के तहत इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। सनातन धर्म के लोग, भारत के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आने वाले समय में इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ममता बनर्जी के बयान को आचार्य प्रमोद कृष्णन ने हिंदुओं की आस्था पर चोट बताया। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि महाकुंभ का पूरा विश्व प्रशंसा कर रहा है और इनकी आत्मा विलख रही है। ममता बनर्जी जन्म से हिंदू हैं, हिंदू घर में उनका जन्म हुआ, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर चोट करना उनका फैशन बन गया है। जय श्री राम का नारा लगा हो तो उन्हें चिढ़ हो जाती है, उन्हें गुस्सा आता है। राम मंदिर की बात करो तो उन्हें गुस्सा आता है। वंदे मातरम की बात करो उन्हें गुस्सा आता है। भारत माता की जय की बात करो उन्हें गुस्सा आता है। जो राम के नाम पर चिढ़ता हो, राम के नाम से चिढ़ता हो, वो महाकुंभ की महत्ता को क्या समझेगा। महाकुंभ सनातन धर्म का महापर्व है और महाकुंभ को क्रिटिसाइज करना, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताना, महाकुंभ के विषय में अनर्गल बातें करना, ये दुर्भाग्य का विषय है। और अफसोस की बात यह है कि जो महाकुंभ पर हमला कर रहे हैं, सनातन पर हमला कर रहे हैं, ये मुसलमान और ईसाई नहीं है। कोई ईसाई और मुसलमान सनातन पर हमला नहीं कर रहा है। सनातन पर हमला वो कर रहे हैं जो खुद हिंदू हैं। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर जिस प्रकार से विरोधी दल पिछले दिनों अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह और अब पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बयान दे रही हैं, वो मृत्यु कुंभ कह रही है। अरे, उन्होंने पूरे बंगाल में हिंदुओं की लाशें बिछा दी, उनको तो मृत्यु के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ये लोग राम को नहीं मानते, ये लोग हिंदू पर्वों को नहीं मानते। ये बाह्य वेश से जरूर हिंदू लगते हैं, लेकिन ये सारे के सारे या तो मुसलमान हो चुके हैं या ये ईसाई हो चुके हैं। और इनको ये पच नहीं रहा है कि आज संसार का एक अद्वितीय महाकुंभ, जहाँ 50 से 60 करोड़ लोग आकर स्नान कर गए, इनको ये हजम नहीं हो रहा है। इनको डूब के मर जाना चाहिए। अपने देश की इस महाकुंभ की दुनिया प्रशंसा कर रही है और ये इनकी
आत्मा बिलख रही है कि ये क्यों हो रहा है। दुर्भाग्य है कि ये हिंदू परिवारों में जन्म लिए हैं, ऐसे में तो इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। खबर अयोध्या से है, जहां भगवान राम की नगरी में रामलला के श्रद्धालुओं ने अपने खजाने खोल दिए हैं। रामलला के मंदिर में पिछले 20 दिनों में दिए दान की गिनती करना मुश्किल हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक एक साल में 700 करोड़ रुपए का दान राम मंदिर के 6 कैश काउंटर और कार्यालय काउंटर पर मिला है। 20 दिनों में रामलला के दान पात्र न पहुंच पाने वाले श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में इधर उधर ही तमाम दान चढ़ाए हैं, जिनकी गिनती अब तक संभव नहीं हो पाई। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि आप यूँ अनुमान लगा लें कि मुझे बताया गया कि पिछले 20 दिन का जो दान है उसकी अभी गिनती पूरी नहीं हुई है। और ऐसे अनेक कल जाते समय दिखाई दिया, बहुत से लोग जो दान पत्र में नहीं जा सके उन्होंने इधर उधर जो है पैसे डाल दिए। तो ये होगा, थोड़ा सा ये सब चुनौतियां रहेंगी। अयोध्या आने वाले राम भक्तों को यूपी टूरिज्म ने एक बड़ी सौगात दी है। अब राम भक्त हेलीकॉप्टर के माध्यम से 8 से 10 मिनट में अयोध्या के पौराणिक मठ मंदिर का दर्शन पूजन कर सकेंगे। इसके लिए राम भक्तों को सरयू घाट पर रामकथा हेलीपैड पर पहुंचना होगा, जहां 10 मिनट तक राम भक्त अयोध्या के मठ मंदिर का दर्शन कर सकेंगे। ये यूपी टूरिज्म के माध्यम से चालू कराया गया है। हमारी कंपनी राजा एरो स्पोर्ट्स है, हमने इसको चालू करवाया है। कल हमने ये सेवा चालू कर दी थी और इसमें हम 8 से 10 मिनट की फ्लाइंग करेंगे। हमारे इस हेलीकॉप्टर में 5 आदमी एक साथ जा सकते हैं। इसका किराया 4130 रुपये है और जिसमें हम यहाँ से आपका राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, मतलब अयोध्या में जो भी धार्मिक स्थान है जिसमें यात्री आते हैं उनको ऊपर से पूरा इसका एरियल दर्शन कराया जाएगा अयोध्या का, और वापस फिर इसी हेलीपैड पर ले आया जाएगा। कल की मंदिर स्थापना दिवस में शामिल होने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संभल पहुंची हैं। चूड़ाकंबो में कल की मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बता दें कि 19 फरवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने कल की मंदिर का शिलान्यास किया था। मेरठ में खाली प्लॉट में पड़े प्लास्टिक के पाइपों और तारों में भीषण आग लग गई। धुएं का गुबार देखकर सड़क पर लंबा जाम लग गया। फिलहाल आग की वजह साफ नहीं हो पाई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी है। पूरा मामला थाना रेलवे रोड क्षेत्र के साईं हॉस्पिटल के पास का बताया जा रहा है। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से आग लगने के बाद सड़क पर वहां पर भीषण जाम लग गया। वो तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फतेहपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने हाईवे किनारे खड़ी बस में टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से बताया जा रहा है। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आयरन खेड़ा मोड़ की बताई जा रही है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जनपद फतेहपुर में थाना कल्याणपुर अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग में सूर्या हॉस्पिटल के सामने आयरनखेड़ा गांव में एक चलती हुई बस में एक टेम्पो ट्रेवलर ड्राइवर को नींद की झपकी आ जाने के कारण उसमें टकरा गई, जिसमें टेम्पो ट्रेवलर में सवार 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के नज़दीक के CHC गोपाल ले जाया गया। इन्हें बाद में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान एक महिला धर्ग सैनी वाइफ ऑफ कलप्पा की मृत्यु हो गई है। सभी लोग बड़गांव कर्नाटक के रहने वाले हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, पुलिस बल मौजूद है, यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। सबको कब्जे में लेकर के पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और संवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर में ट्रैक्टर और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पूरा मामला ठरिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर झांसी से है, जहां पर चलती ट्रेन से कूदकर एक यात्री ने रेलवे ओवरब्रिज पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा करना शुरू कर दिया, जिससे रेल अफसरों में हड़कंप मच गया।
यात्री राजू पांडे बिहार के गोपालगंज का रहने वाला है, जिसकी जान बचाने के लिए रेल अफसरों ने विद्युत लाइन बंद करवाया। इसके बाद यात्री को समझा बुझाकर रेलवे ओवरब्रिज से नीचे उतारा। इस दौरान यात्री ओवरब्रिज पर खड़े होकर 5 घंटे तक हंगामा करता रहा। इस दौरान आरपीएफ और पीआरबी के अधिकारी मौजूद रहे। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।